नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। कौन-कौन से अधिकार आम लोगों को भारतीय संविधान अर्थात हमारा भारत का कानून प्रदान करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नोट्स की एक तरह से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। अधिकारों का महत्व, अधिकारों का विधेयक, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर कि व्यक्ति का अधिकार जो है उन बातों का द्योतक है। द्योतक मतलब कि उसके लिए ये सम्मानपूर्ण बात है जिसमें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। एक समाज में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? उस समाज से उसको सम्मान चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान के कोई व्यक्ति समाज में रह सकता है? नहीं रह सकता है। गरिमा से जीवन बसर करने के लिए उसको मतलब कानून के हिसाब से कुछ अधिकार चाहिए, जिसमें वो किसी भी समाज में गरिमापूर्ण जीवन को बिता सके। के लिए मैं बता दूं आजीविका का अधिकार। आजीविका का अधिकार का मतलब होता है समाज में किसी भी जगह पे नौकरी करके वहां से अपने परिवार चलाने का अधिकार। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। आजीविका का अधिकार सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए क्यों जरूरी है यह समझ लीजिए। किसी भी जगह पे यदि आप काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, उस जगह पे यदि आपको नौकरी तो मिल गया है, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान की जगह पे आपको गाली-गलौज, आपको नीच समझा जाता है, तो ये आपको गरिमा से जीने नहीं देगा। लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता देता है। किसी भी जगह पर आपको रोजगार का अधिकार प्राप्त करना, आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी जगह पे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, आप कहीं भी जगह पे नौकरी कर सकते हैं। यह इसके लिए गरिमा के लिए प्रमुख है, उसके जीवन को बिताने के लिए, सम्मानपूर्ण जीवन बिताने के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिए हैं कि 1982 में एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए जो मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएँ ली, मतलब कुछ ठेकेदारों को इसका काम दिया। बहुत सारे फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण करवाना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री जो राजमिस्त्री होते हैं और मजदूरों का भर्ती किया। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। मतलब उनको बिल्कुल तड़पा के, कष्ट पहुँचा के उनसे काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया था, उससे भी कम मजदूरी दिया गया। जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय किया है, उससे भी कम उन लोगों को मजदूरी दिया गया। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया और सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया, एक केस किया। उन्होंने दलील दिया कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को इसके शोषण होता है। मतलब अगर आपको कोई न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे देता है, तो ये शोषण हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मजदूर का और ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि आप किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे देते हैं, तो वो शोषण हो गया और शोषण करना मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए हो जाता है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। न्यायालय जब सर्वोच्च न्यायालय में इस बात की अपील की गई तो उन्होंने केस को एक्सेप्ट किया और सरकार को निर्देश दिया कि इन 1000 मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। हालांकि इस प्रोसेस में भी बहुत लंबा समय लग गया। बहुत एक व्यक्ति को तो आप समझ लीजिए कि 54 साल जेल में ही बिताना। 54 साल के बाद वो जब जेल से निकला तो मतलब 54 पूरी ज़िंदगी तो उसकी बीत गई इसी में ना, उसका ज़िंदगी तो बेकार हो गया। एक मज़दूरी पाने के लिए 54 साल तक उसको जेल में रहना पड़ा। ये एक प्रकार से हमारे संविधान की गरिमा का उल्लंघन है ना। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है कि समाज में रहने वाले सभी लोग व्यक्ति समान हैं। सभी को समान अधिकार है, स्वतंत्रता है, मज़दूरी करने का स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से इस 54 साल तक इस व्यक्ति को जेल में रखा गया, मौलिक अधिकार का वहाँ पे उल्लंघन पाया गया। जब बात जिक्र मौलिक अधिकार का हुआ है, तो हम मौलिक अधिकार के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के विकास का आधारशिला होता है। उसे अपने को विकास करने में जितनी भी चीजें चाहिए, उसमें मौलिक अधिकार उसकी मदद करता है। संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं मौलिक अधिकार को, जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इसकी गारंटी एवं सुरक्षा खुद संविधान ही करता है।
देखिए, मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे कोई सरकार नहीं बदल सकता, क्योंकि इसकी सुरक्षा भी संविधान खुद ही करता है। संविधान में लिखा गया है कि आप मौलिक अधिकारों को फेरबदल नहीं कर सकते हैं। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, वो भी इसके मूल ढांचे को आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका को तो आपको पता है कि वो संविधान का एक प्रकार का सेनापति माना जाता है, उसका बॉडीगार्ड माना जाता है, वही तो उसकी सुरक्षा करता है। तो ये मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट वो है, वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। वो अधिकार जो भारतीय संविधान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वो आम लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आम लोगों का जीवन नहीं चल सकता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय-समय पर उठाई जाती थी। जब भारत के आजादी के लिए संग्राम चल रहा था, क्रांतिकारी लोग जब अपने आप को कुर्बान कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए, उस समय भी भारत के नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की बात अक्सर उठाया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र भी उठाया था। उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था, किसने? मोतीलाल नेहरू समिति ने। कब? 1928 में। है फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया, मतलब इन्हीं अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया है, हमारे कानून में जोड़ा गया है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। पहले जो संपत्ति का अधिकार था ना, वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए, ये जो पॉइंट है ये तो वीवीआई रहेगा ही और हमने कई सारे चैप्टर में से पहले भी पढ़ा है। और 86 जो संशोधन हुआ संविधान का, उसके द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो भारत के सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स में रखी है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ये जो प्राथमिक शिक्षा का फंडामेंटल राइट्स था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, मतलब 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के नियम कानून अलग थे जो बाद में बदल गए। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में एक साथ लागू किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं? हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जिन फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेकर 24 अनुच्छेद तक दिया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से लेकर 30 अनुच्छेद में दिया गया है। और सबसे लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये आपका वीवीआई टॉपिक रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट समानता के अधिकार के बारे में जान लेते हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 जो है वो गारंटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भेदभाव के बारे में है। मतलब भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक को यह मतलब गारंटी दिया जाता है कि सभी के लिए कानून समान होगा, समान सुरक्षा होगा। और अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यदि आप बिहार से हैं और आप दिल्ली आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, तो यहाँ का कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। ये हमारा समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 15 के द्वारा। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक नियुक्ति में अवसर की समानता। सार्वजनिक नियुक्ति का मतलब है, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं बिहार का भी हूं और मैं दिल्ली के नौकरी को पाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से भी फॉर्म भर सकता हूं। इस बात की समानता हमारे ऊपर दी गई है। इसके अलावा
समाज में छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 कहता है। ये भी अस्पृश्यता की जो भावना होती है, बड़े छोटे, अमीर गरीब, छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, इन सभी की समाप्ति अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है, जिससे समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। 18 कहता है सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधि, मतलब कि सैनिक के लिए जितने भी कार वगैरह जो होते हैं, इन पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इससे समानता का अधिकार जो है वो भंग होता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं 14 से 18 तक, ये आपको भारत के रहने वाले सभी नागरिकों को समानता का आभास दिलाता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक बताया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाना, सभा करना, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने, स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की अधिकार को देता है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य, जिला, जगह पर आप बस सकते हैं और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। किसी भी प्रकार के अपराध में यदि कोई व्यक्ति शामिल है, तो उसे दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना हमारे अनुच्छेद 20 की धारणा है। ये स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 20 के बारे में था। अब हम अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें क्या है कि कानूनी प्रक्रिया कहने का मतलब है कानून के अलावा भी किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 21 क हमारा कहता है 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ, उसमें शिक्षा, मौलिक अधिकार, वर्ष 6 से 14 वर्ष के मुक्त शिक्षा अनिवार्य, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में किया गया था। अनुच्छेद 22 हमारा कहता है किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 22 ये भी कहता है कोई भी भारत का नागरिक को अगर विशेष मामले में गिरफ्तार किया गया तो हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना भी जिम्मेदारी है, कानून की स्वतंत्रता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। आप इन सभी कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं और ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, इंसानों की तस्करी, बलपूर्वक या जबरदस्ती बेगारी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। भारत की आजादी होने के बाद भी कई जगह लोगों को दास बना के या फिर जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा जाति होती थी, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। तो ये अनुच्छेद जो 23 है, ये इसके खिलाफ काम करता है। मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, तस्करी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम की मनाही होती है, जैसे कि खदानों में काम करवाना, कारखानों इत्यादियों में काम करवाना, या कोई भी ऐसा काम जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें आप जोखिम भरा काम नहीं दे सकते हैं जिसमें उनके जान की क्षति होने की संभावना हो। तो ये अनुच्छेद 24 हमारा कहता है। पॉइंट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 हमारा कहता है अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है आपको, पालन करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 के माध्यम से यही कहा गया है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसे आप मानिए, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसे लेते हैं। अनुच्छेद 26 के बारे में, तो संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने के वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। आप किसी भी प्रकार के संस्था का निर्माण कर सकते हैं, एनजीओ का निर्माण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों का भला करना चाहते हैं, परोपकार का काम करना चाहते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 देता है। अब वही बात हम अनुच्छेद 27 की कर ले, तो धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देख-रेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी मंदिर मस्जिद के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, धर्म के लिए आपको टैक्स नहीं दिया जाता है। इसलिए तो आप आज के समय में देखते होंगे कि बहुत सारे टैक्स बचाने के लिए लोग मंदिरों में दान करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 28। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर सरकार के द्वारा चालित
कोई शिक्षण संस्थान है तो उसी में किसी एक धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा, कोई एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भारत में किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो मैं कहीं भी भोजपुरी बोल सकता हूँ, इस बात का स्वतंत्रता है हमें। हम अपने संस्कृति, जैसे कि छठ पूजा की बात कर ले तो ज्यादातर ये बिहार में होता है, लेकिन आजकल के समय में आपको पता है कि भारत के किस कोने में छठ नहीं होता। जहां भी बिहार के निवासी रहते हैं वो अपनी संस्कृति के हिसाब से छठ पूजा को करते हैं, तो इस बात का भी अधिकार आपको अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 की बात कर ले तो इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब अनुच्छेद 30 जो है वो कहता है कि आप भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का प्रावधान है, मतलब कि आप अलग से अपना प्राइवेट शिक्षण संस्थान खोल के उसमें अपने धर्म की बातों को बता सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है। देखिए, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ये एक नंबर में इंपॉर्टेंट रखिएगा कि संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश करते हैं जिन्हें रिट कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एक नंबर में। अब रिट क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा, पांचवा है उत्प्रेषण और छठा है रिट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी संविधानों के उपचारों का अधिकार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों की घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका में जहाँ पे महात्मा गांधी ने भी काफी लड़ाइयां लड़ी, 1996 में यहाँ पे संविधान को लागू किया गया था और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र जो था वो प्रजातंत्र की आधारशिला थी, मतलब कि प्रजा को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ के संविधान का निर्माण किया गया था, क्योंकि उस समय जो पूरा देश था ना वो गृह युद्ध से जूझ रहा था, क्योंकि वहां पे लड़ाइयां जो हो रही थी वो काले और गोरे लोगों के बीच में हो रही थी। अधिकारों का घोषणा पत्र, तो अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश है, जितने भी जहां भी डेमोक्रेसी है, जिस जिस देश में भी डेमोक्रेसी है, आज के समय तो आपको पता है ज्यादातर जो देश हैं, लगभग लगभग सभी देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। जिस अधिकारों को संविधान में जोड़कर उसे पॉइंट बना दिया जाए, ऐसी ही सूची को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने उठाई थी। तो ये अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में था। के वीवीआई इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समानता लाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की और जरूरत थी। जितने भी नियम बनाए गए थे संविधान में, इनसे ज्यादा और जरूरी कुछ नियमें थी जिसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। ये वो नियम था जो समाज में समानता लाने के लिए जरूरी था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश, मतलब नियम सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसको न्यायालय में चुनौती आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। इसे अगर आप लागू करवाना चाहते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनके दायित्व है कि वो इसे कहाँ तक लागू कर सकती है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको यही समझना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो संविधान में नहीं दिए गए थे, लेकिन भारत के राज्यों में, भारत के समाजों में लोगों के बीच में समानता लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट है, प्रमुख नीति निर्देशक तत्व की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। पहला तो ये है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही तरह के लक्ष्य और उद्देश्य को स्वीकार करना चाहिए। वे अधिकार है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। कुछ ऐसे अधिकार जो उन्हें मौलिक अधिकारों के अलावा उन्हें प्राप्त होना चाहिए।
वे नीतियाँ हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात वो नियम जो सरकार उसे एक्सेप्ट करे। ये सारे 3 मतलब मुख्य पॉइंट्स हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है? तो देखिए दोनों एक-दूसरे के पूरक है। आप कह सकते हैं एक ही सिक्का के दोनों 2 पहलू हैं, जहाँ पे मौलिक अधिकार जो है वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन वही नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। जहाँ पे मौलिक अधिकार है वो सभी कार्यों को नहीं करने देते, कुछ कार्यों पे वो अंकुश भी लगाता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, वो प्रेरणा देता है कि आप इस प्रकार के कार्यों को भी कर सकते हैं। दूसरा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, मतलब एक व्यक्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व जो है वो पूरे समाज को ध्यान में रखता है। एक व्यक्ति के अगर अधिकारों की बात की जाए तो वो मौलिक अधिकार में आएगा और एक व्यक्ति के अलावा पूरे समाज की बात कर ली जाए तो वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में आएगा। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर 2 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।